गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज इस लेक्चर बात करें क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। इस चैप्टर से रिलेटेड पहले भी मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक आपको अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में हम लोग यहाँ पर टॉपिक पढ़ने वाले हैं फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, और इसके अलावा हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू टॉपिक। ये आपकी एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 5 पे गिवन है। तो डिस्कस कर रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। इलेक्शन होना जरूरी नहीं है डेमोक्रेसी में, उसका फ्री एंड फेयर होना जरूरी है। बहुत सारे एग्जांपल्स अब हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जहां पे इलेक्शन तो था लेकिन वो फ्री एंड फेयर नहीं था, तो पीपल्स के पास में फेयर चॉइस ही नहीं थी। ऐसी कोई चॉइस नहीं थी कि एक रूलर को इलेक्ट करने के बाद में करंट गवर्नमेंट जो है या जो करंट रूलिंग पार्टी है वो अपना रूलिंग लूज कर दे, मतलब वो हार जाए। ऐसी कोई गवर्नमेंट वहां पे अगर नहीं है तो उसको हम लोग इलेक्शन नहीं कह सकते, करेंट डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कह सकते। मतलब देखो एग्जांपल से हम लोग यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं। इन चाइना election are regularly held after few 5 years for electing the country's parliament। तो चाइना में क्या होता है, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं जो कंट्री की जो पार्लियामेंट है उसको इलेक्ट करने के लिए। कॉल्ड नेशनल पीपल कांग्रेस, ये इनका जो चाइनीज लैंग्वेज है उसमें हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसे हम लोग कहते हैं नेशनल पीपल कांग्रेस। National People Congress has the power to appoint the president of the country. It has nearly 3,000 members elected from all over the China. Some members are elected by the army. जो National People Congress है ये एक ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी है वहां पे कि इसी के पास में, इसी पार्टी के पास में क्या है, चॉइस है कि प्रेसिडेंट चूज यही पार्टी करेंगी। इस पार्टी में एटलीस्ट मिनिमम 3,000 members, just near about 3,000 members are the members of this party, और उसमें से कुछ मेंबर्स आर्मी से भी हैं। ठीक है, चाइना की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। चाइना में एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है और वो है नेशनल पीपल कांग्रेस, दूसरी तो कोई पार्टी नहीं है। अगर दूसरी पार्टी जब है ही नहीं तो डेमोक्रेसी भी वहां नहीं हो सकती। मेरे को चूज करना है, मैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एग्री नहीं हूँ, एज अ जस्ट सिटीजन मैं एग्री नहीं हूँ, चाइनीज सिटीजन मैं एग्री नहीं हूँ, तो मेरे पास क्या दूसरी चॉइस है? मैं उस पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है, ये जो नेशनल कांग्रेस पीपल कांग्रेस है, क्या मैं इसको हरा सकता हूँ? क्या मैं इसको करंटली रूलिंग पार्टी से हटा सकता हूँ? क्या ये मेरे पास में पावर है? अगर हाँ ये मेरे पास में पावर है तो उसको हम लोग डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहेंगे। अगर पावर आपके पास में नहीं है तो आप डेमोक्रेटिक इलेक्शन, पावर इन द सेंस आपके पास दूसरी चॉइस होनी चाहिए, राइट? यहाँ पे पावर का मतलब ये है। ठीक है, some members are elected by the army before contesting election। a candidate need to approval of the Chinese Communist Party। तो अगर किसी भी कोई इलेक्शन अगर कॉन्टेस्ट कराना है आपको, तो जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं उनको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है उससे क्या लेना पड़ता है, उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो इलेक्शन नहीं होते हैं, राइट? Only those who are the member of Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied मतलब होता है related, allied to it were allowed to contest the election held in 2002-2003। और इलेक्शन जो है वो किसके पास पावर है इलेक्शन को जस्ट हेल्ड करने का? या तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या उनसे जुड़ी हुई चाइनीज पार्टीज जो ग्रुप्स हैं उनके मेंबर डिसीजन लेते हैं। तो 2002 में यही हुआ, 2002-2003 में, कि वहां पे इलेक्शन तो हुआ लेकिन इलेक्शन में कौन किसने पार्टिसिपेट किया? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की एक्सेप्टेंस थी, और उससे रिलेटेड, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से ही रिलेटेड 8 स्मॉल पार्टीज की वहां पे क्या थी, जस्ट कंसेंट थी। इसका मतलब पीपल्स के पास तो एक ही पार्टी का ऑप्शन था, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। मेंबर कितने भी हों लेकिन सब किससे रिलेटेड है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, राइट? वो नेशनल कांग्रेस पीपल कांग्रेस से। तो यहाँ पे उनके पास में डिफरेंट चॉइस कहाँ हुई? यहाँ पे चूज करने के लिए अगर उनके पास 5 ऑप्शन है तो पांचों के पांचों पर्सन उस पार्टी से रिलेटेड है, तो इसको क्या हम लोग डेमोक्रेसी कह सकते हैं? क्या इसको हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन में आपके पास में पावर होना चाहिए, आई एम रिपीटिंग अगेन, आपके पास में पावर होना चाहिए कि जो करंटली रूलिंग पार्टी है, आप अगर आपने उसको चूज नहीं किया तो उनके पास ऑप्शन होना चाहिए, उनके पास ये डर होना चाहिए कि कहीं वो रूलिंग पार्टी से अपना पोजीशन खो तो नहीं देंगे। लेकिन चाइना में ऐसा था नहीं था, कितने भी ऑप्शन आपके पास में हो, कितने भी पर्सन आप चूज करें, लेकिन सब किसके पास थे? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास थे। ठीक है, द गवर्नमेंट इज
ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो फाइनली क्या होता था, जितनी भी गवर्नमेंट बनती थी वो कौन बनाता था, कम्युनिस्ट पार्टी की तो बनती थी। मेंबर कोई भी हो, गवर्नमेंट किसकी होती थी, कम्युनिस्ट पार्टी की होती थी। तो इसको तो डोमिनेटिंग सिस्टम कहेंगे ना। आपके पास डोमिनेटिंग भी क्या, आपके पास तो चॉइस ही नहीं है। Since its independence in 1930, Mexico held election after 6 years to elect its president। और ऐसा ही मैक्सिको में हुआ आफ्टर द इंडिपेंडेंस। वो हर 6 साल में अपने प्रेसिडेंट को चूज करते थे, इलेक्शन होता था। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। वहां पे क्या था, वो कंट्री ना तो कहीं से मिलिट्री या किसी डिक्टेटर रूल के अंडर कभी नहीं रही। जैसे कि पाकिस्तान में वो जनरल परवेज मुशर्रफ आ गए थे, उन्होंने मिलिट्री को कर दिया था, पूरी गवर्नमेंट को बदल दिया था। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं था, वहां पे वास्तव में पीपल के पास में चॉइस थी। लेकिन बट अंटिल 2000 every election was won by a party called PRI। PRI means Institutional Revolutionary Party। तो वहां पे एक पार्टी थी, उसका नाम था इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। इसको कॉल करते हैं पीआरआई, इन शॉर्ट वी कैन से पीआरआई। आईआरपी नहीं कहेंगे इसको, जैसा बुक में एनसीईआरटी में है वही। तो उसको हम लोग पीआरआई कहते थे। 2000 तक, ईयर 2000 तक वो पार्टी ही जीतती थी। क्यों जीतती थी? क्या लोगों के पास चॉइस नहीं थी क्या मैक्सिको में आफ्टर इंडिपेंडेंस दूसरी पार्टी को चूज करने की? बिल्कुल अपोजिशन पार्टीज भी थी, लेकिन अपोजिशन पार्टीज को वो आने ही नहीं देते थे। अपोजिशन पार्टी इलेक्शन में तो खड़े होते थे, लेकिन उसको जीतने ही नहीं देते थे। तो ये भी एक तरीका है, आपके पास ऑप्शन होते हुए भी आप उसको चूज नहीं कर पा रहे हैं, या चूज करते हैं तो वो फोर्स में नहीं आती है। फाइनली फोर्स में कौन आती थी मैक्सिको में? पीआरआई फोर्स में आती थी। क्यों? क्योंकि ये अनफेयर प्रैक्टिसेस करते थे, डर्टी ट्रिक्स यूज करते थे। किसी को मनी वाइज उन्होंने परचेज कर लिया, किसी को पावर से डोमिनेट कर दिया, ये सब चीजें वहां होती थी। अपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। अपोजिशन पार्टी इलेक्शन में आती तो थी, लेकिन कभी जीत नहीं पाती थी। The PRI was known to use many dirty tricks to win election। मैंने बताया कि PRI जो थी वहां पे इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, वो बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स यूज करती थी इलेक्शन को किसी भी हद में। इन एनी हाउ पोजीशन दे जस्ट ट्राइड टू विन इलेक्शन बाय हुक और बाय टुक। तो आपके पास चॉइस तो थी, लेकिन वो चॉइस को वो फोर्स में ही नहीं आने देते थे। All those who were employed in government offices had attended its party meeting। और जितने भी, उनका क्या सिस्टम था देखें, कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे, गवर्नमेंट जो सर्वेंट होते थे, वो सब पीआरआई के पार्ट वो बनेंगे मेंबर्स कंपलसरी। ये वो उन लोगों का सिस्टम होता था, वो डोमिनेट करके रखते थे कि नहीं, अगर आप गवर्नमेंट पर्सन है तो हमारी ही पार्टी के मेंबर बनोगे, नहीं तो उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन थे और डर्टी ट्रिक यूज करते थे उसके लिए। had to attend the party meeting। Teachers of government schools used to force parents to vote for the PRI। और PRI के कहने पे क्या होता था, जो गवर्नमेंट जो स्कूल के टीचर्स होते थे, वो अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को डोमिनेट करते थे कि नहीं आप PRI के वोट करो। क्योंकि PRI जो है वो गवर्नमेंट टीचर्स को डोमिनेट करते थे कि तुमको पेरेंट्स को कहना है कि हमें वोट करें और किसी अपोजिशन पार्टी के पास वोट नहीं जाना चाहिए। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट द क्रिटिसाइज देम। तो मीडिया जो थी वो पीआरआई का ही फेवर करती थी, क्योंकि पीआरआई डर्टी ट्रिक यूज करती थी। हो सकता है या तो पावर से डोमिनेट करती हो, मनी से डोमिनेट करती हो। तो मीडिया भी जो अपोजिशन पार्टी थी, अपोजिशन पार्टी के किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी एक्ट या किसी भी जस्ट स्किट या किसी भी तरह की स्टेटमेंट को मीडिया में शो ही नहीं कर, रिलीज नहीं करती थी, जिससे कि पीआरआई की जो मार्केट रेपुटेशन है वो खराब नहीं हो जाए। तो पीआरआई ने मीडिया को भी कवर किया हुआ था। तो ये क्या है, ये सब डर्टी ट्रिक्स ही हैं। Sometimes the polling booths were shifted from one place to another place in the last minute, which made difficulty for the people to cast their vote। और कई बार क्या होता था कि ठीक है इलेक्शन हो रहे हैं, पार्टीज के डिफरेंट पार्टीज के जो भी कैंडिडेट्स या नॉमिनीज है वो फोर्स में आ गए हैं, उन्होंने सबने अपना अपना मार्च और रैली कर ली है। ठीक है, इसके बाद एक मूवमेंट पे, लास्ट मूवमेंट पे पीआरआई क्या करती थी, लगता था कि हाँ ये कैंडिडेट यहाँ पे जीतने वाला है, तो वहां से पोलिंग बूथ उठा के कहीं और दूर शिफ्ट कर देती थी। तो जितने मेंबर्स वहां वोट देने के लिए खड़े हैं वो दूर नहीं जा पाते थे, और फाइनली वो अपना वोट देने में जस्ट कैपेबल नहीं हो पाते थे, और या तो वो लौट जाते थे या वोट नहीं देते थे। तो इस तरह की भी मेल प्रैक्टिस और जो अनफेयर प्रैक्टिसेज है वो पीआरआई करती थी। तो जीतने किसी कंडीशन में नहीं देती थी अपोजिशन पार्टी को। तो अपोजिशन पार्टी हमारे पास चॉइस तो थी, लेकिन फिर भी हम अपोजिशन पार्टी को चूज नहीं कर पाते थे। मैं पीआरआई को परेशान हूँ, पीआरआई से परेशान हूँ, पार्टी से परेशान हूँ। अगर मैंने किसी दूसरी पार्टी को चूज कर लिया तो दूसरी पार्टी भी फोर्स में नहीं आती थी, एट लास्ट पीआरआई फोर्स में आती थी। द पीआरआई स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कंपेनिंग फॉर इट्स कैंडिडेट। और फाइनली क्या होता था कि वो अपने कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते थे।
ठीक है, शुड बी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब अबव एज एग्जांपल ऑफ पोलिंग पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। जो एग्जांपल अभी हमने मैक्सिको का और चाइनीज, इसमें चाइना का पढ़ा, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, क्या हम कह सकते हैं कि पीपल अपने रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं? पीपल, चाइना में पीपल अपने रूलर को इलेक्ट तो कर रहे हैं, वोटिंग तो है, लेकिन उनके पास चॉइस नहीं है, राइट? मैक्सिको में चॉइस तो है, लेकिन वो अपने रूलर्स को इलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्या ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन है? डिस्कस करें इस पे, आप अपने आप से आंसर करें कि क्या ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन है? अगर नहीं तो क्यों नहीं है, क्या रीजन है इसके पीछे? रिगार्डिंग दीज एग्जाम्पल्स वी गेट सेंस दैट वी कैन नॉट, हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, कि यहाँ पे पीपल अपनी इच्छा से रूलर्स को चूज कर रहे हैं। जो रूलर फोर्स में आ रहा है, जैसे कि चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी फोर्स में आती है, मैक्सिको में ये जो पीआरआई फोर्स में आती है, ये क्या जो रूलर्स फोर्स में आ रहे हैं, क्या इसको हमने चूज किए? होगा, किसी ने चूज किया होगा, लेकिन अगर कोई परेशान है तो उनके पास ऑप्शन भी नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि पीपल ने अपनी इच्छा से यहाँ पे चूज किया है इनको। इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइसेस। चाइना में कोई चॉइस ही नहीं मिलती थी, एक ही चॉइस थी कम्युनिस्ट पार्टी की, दे हैव टू चूज रूलिंग पार्टी एंड कैंडिडेट्स अप्रूव बाय इट। और फाइनली उनको वहां पे क्या होता था, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो कैंडिडेट्स खड़ा करती थी उनमें से कोई एक चूज कर लो, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, यही ऑप्शन वहां पे होता था। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? क्या ये चॉइस है? ये तो चॉइस थोड़ी ना है, ये हमारी चॉइस नहीं है, ये तो कम्युनिस्ट पार्टी की चॉइस है। हमारी चॉइस इनमें से कोई नहीं है, दूसरी चॉइस लाके तो दूसरी चॉइस हमारे पास में होती ही, चाइनीज जो सिटीजन उनके पास होती ही नहीं थी। इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल पीपल सीम्स टू रियली हैव अ चॉइस, बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। और वास्तव में मैक्सिकन एग्जाम्पल में देखिए हम लोग, तो पीपल्स के पास में चॉइस तो थी, लेकिन प्रैक्टिकली देखिए, मैंने अगर वो दूसरी चॉइस चूज कर ली अगेंस्ट पीआरआई, तो वो फोर्स में नहीं आती थी, उसके वो रूलिंग पार्टी बनती ही नहीं थी, तो चॉइस होने के बावजूद भी नहीं थी। there was no way the ruling party could be defeated। और इन दोनों एग्जाम्पल में देखा कि आप किसी भी तरह से रूलिंग पार्टी को डिफीट या हरा नहीं सकते थे। और अगर रूलिंग पार्टी को हारने का डर नहीं है तो वो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। अगर रूलिंग पार्टी किसी तरह से नहीं हार सकती है तो वो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी वो होती है जहां पे चॉइस हो आपके पास में, और एक चॉइस से दूसरी जो रूलिंग पार्टी है वो अपना पोजीशन खोने का जब सिस्टम रखे, उसकी पोजीशन चली जाए। अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो उसको हम लोग डेमोक्रेसी कहेंगे। चाइना मैक्सिको में आपने देखा कोई सिस्टम ही नहीं था, एक ही पार्टी फोर्स में आ रही थी बार बार, राइट? So there was no way ruling party could be defeated, even people were against it। These are not fair election। people against होते भी थे तो भी वहां पर रूलिंग पार्टी डिफीट नहीं होती थी, तो इसको these are not fair election, ये इलेक्शन तो था लेकिन फेयर इलेक्शन नहीं था, डोमिनेटेड इलेक्शन था। We can thus add a second feature to our understanding of democracy, holding election of any kind of not sufficient। केवल इलेक्शन का होना सफिशिएंट नहीं है, क्या होना जरूरी है? मस्ट बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो भी डेमोक्रेसी होगी वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बेस्ड होगी। इस तरह से मैल प्रैक्टिसेस और डर्टी ट्रिक्स यूज नहीं कर सकते हम लोग। वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव फेयर चांस टू लूजिंग। और बिल्कुल डेमोक्रेसी में ये फैक्टर जरूर होना चाहिए कि जो लोग करंटली पावर में हैं वो अपनी पोजीशन को लूज कर सकते हैं, उसी को हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते हैं, राइट? तो ये सेकंड फीचर हमारा फोर्स में आया। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करते हैं वन पर्सन वन वोट। आपको पता है वन पर्सन वन वोट लाने में हमें कितनी दिक्कतें थी? कई सालों से हम लोग वन पर्सन वन वोट के लिए स्ट्रगल हम लोगों ने किया। एज वी कैन सी इन book, earlier we read about how struggle for democracy was linked to demand of universal adult franchises। तो हमने देखा कि यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी ने हमको जो वोटिंग राइट मिले हैं, वन पर्सन वन वोट, इसको कलेक्ट करने में, इस राइट को रिसीव करने में हमें कितना स्ट्रगल पुराना देखने को मिला। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखिए 1970 और 80s में कितना लोगों को वुमेन्स के पास राइट नहीं थे, बहुत सारे लोगों के पास राइट नहीं थे। कोई भी पार्टी आती थी उसको वोटिंग राइट, वो सबसे पहले वोटिंग राइट पे इफेक्ट करती थी, अपने जो वोटर्स है उसको लिमिटेड कर देती थी, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत स्ट्रगल आपको देखने को मिला था। This principle has now come to accepted almost all over the world, or finally lots of the countries in the world has accepted this principle and this system that each person must have vote and one vote must have one value। Yet there are many instance means examples, there are many instances of denial ऑफ इक्वल राइट्स टू। लेकिन आज भी आप इससे एग्जांपल देख सकते हैं, देखने को मिलते हैं
कि इक्वल राइट इक्वल वैल्यू, इक्वल वोट इक्वल वैल्यू, इक्वल राइट इक्वल वोट इक्वल वैल्यू, लोग इसको आज भी फॉलो नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों में ये प्रॉब्लम है। कौन कौन से एग्जांपल्स देखें। Until 2015 सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव राइट टू वोट। 2015 तक सऊदी अरेबिया में वोटिंग राइट था ही नहीं वुमेन्स को। एस्टोनिया, एस्टोनिया कंट्री है, हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूलर्स। एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get their right to vote। और जो एस्टोनिया जो है कंट्री, उसमें जितने भी रशियन पर्सन रहते हैं, रशियन माइनॉरिटीज के जो पर्सन रहते हैं, उनको अभी भी उनके वोट की कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वन वोट वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, तो यहाँ पे आज भी आपको एग्जांपल देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू कोई सिस्टम नहीं है। जो रशियन माइनॉरिटी के पर्सन रहते हैं एस्टोनिया में कंट्री में, वहां पे अभी भी उनको वोटिंग वैल्यू जो है उनकी नहीं है, इस तरह के राइट जो है उनको मिलना बड़ा डिफिकल्ट होता है। फिजी, फिजी कंट्री है, द इलेक्टोरल सिस्टम इन सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस, इंडिजीनियस मीन्स जो लोकल पर्सन होते हैं ना, जो वहीं के सिटीजन होते हैं बाय बर्थ, वहीं के सिटीजनशिप उनके पास में होती है, किसी और कंट्री से नहीं आते हैं, उनके लिए यहाँ पे बता रहे हैं। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट, फिजी में इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, कौन इलेक्ट कर सकता है, कौन इलेक्टोरल बन सकता है, that vote and indigenous Fijis has more value। जितने भी वहां लोकल पर्सन लोकल सिटीजन हैं, उसी की कंट्री के जो भी सिटीजन हैं, उनके पास वोटिंग राइट की उनकी वैल्यू ज्यादा है, बजाय जो लोग वहां फिजी में वर्क कर रहे हैं, वहां रह रहे हैं कई सालों से, जिनको सिटीजनशिप फिजी की मिली हुई है या नहीं मिली हुई, उनके पास में इस तरह की वैल्यू नहीं है, उनके वोट को काउंट नहीं होता है, उनके वोट को काउंट भी, वोटिंग राइट भी है तो उनकी कोई वोटिंग की वैल्यू नहीं है, राइट, उनको काउंट ही नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरह से वो लोग एक्ट करते हैं, तो आज भी आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है, राइट। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल। अब तीसरा फीचर निकल के आया आपके पास, क्या, वन वोट वन वैल्यू होनी चाहिए, राइट होना चाहिए, हर किसी के पास में वोटिंग राइट होना चाहिए, और जो वोटिंग राइट होना चाहिए उसकी वैल्यू भी उनको देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने वोटिंग राइट दे दिया लेकिन उनको काउंट ही नहीं करते हो, ये तो गलत है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप सब अभी भी आपकी अपनी जो लॉ है वो कंट्रोल में किया हुआ है आपने। तो तीसरा फीचर क्या निकल के आया, तीसरा फीचर निकल के आया दैट गिव्स अ थर्ड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। डेमोक्रेसी में थर्ड फीचर होना ये जरूरी है कि सबके पास वोटिंग, इवन एक एज लिमिट के बाद में वोटिंग राइट सबके पास में होना चाहिए, और जिसके पास में वोटिंग राइट होना चाहिए उस वोटिंग राइट की एक वैल्यू होनी चाहिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा था ना आपने कि 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया था लुई 16 जो किंग थे वहां पे, और हर स्टेट को एक वोट, चाहे स्टेट में कितने ही पर्सन हो, 100,000 लाख कितने भी पर्सन हो, लेकिन पूरे उस स्टेट और पूरे ग्रुप को, 3 ग्रुप थे, मतलब टोटल पूरी कंट्री में 3 ही वोट थे, फर्स्ट क्लर्जी, नोबलिस्ट एंड थर्ड स्टेट पर्सन। तो चाहे थर्ड स्टेट में 90% पॉपुलेशन थी, इतने लोग थे, मिलियंस में लोग थे वहां पे, लेकिन तीनों जो भी ग्रुप थे उसके 3 ही वोट थे, टोटल कंट्री में ही 3 वोट थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्री में जितने मेंबर है, 1000 मेंबर है 1000 वोट होंगे, लैक्स मेंबर है लैक्स वोट होंगे, करोड़ मेंबर है, मिलियन मेंबर है तो मिलियन वोट होंगे। ठीक है, इस तरह से डेमोक्रेसी में होना जरूरी है, जैसे कंटेम्प्रेरी जो गवर्नमेंट है उसमें हम लोग देख सकते हैं इंडिया में ऐसा होता है।